कहानी की शुरुआत में जनरल युनशन जंग के मैदान में अपनी तलवार लिए खड़ा था। उसने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया था और जो उसकी तलवार थी वो एक मैजिकल स्वॉर्ड थी, इसलिए उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तभी ही उसके सामने एक लड़की आती है। उसे देखकर वो जल्दी से उसे गले लग जाता है एंड कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मगर वो लड़की तभी ही उस पर हमला कर देती है। तब हमें पता चलता है कि ये लड़की तो एक 9-टेल फॉक्स है। युनशन उसे देखकर कहता है कि तुम पहले की ही तरह काफी ज्यादा क्रूल हो और मैं एक यूजलेस पर्सन। वो बस इतना ही कह पाता है कि उसकी मौत हो जाती है। युनशन तो ये सब कुछ सपने के जरिए देख रहा था और ये सपना उसे हमेशा ही आता है। अभी वो राजा के दरबार में था और सभी मंत्री उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे क्योंकि आज वो फिर से सरहद पर जंग जीतकर वापस आया था। युनशन को इस पार्टी में कोई मजा नहीं आ रहा था। उसका ध्यान बार बार इस ब्रेसलेट पर जा रहा था जो कि उसने अपनी तलवार पर बांधा है। राजा के कहने पर एक नौकरानी उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए आती है, मगर युनशन उसे अपनी तलवार से मार डालता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर को उस पर काफी गुस्सा आता है कि तुम मेरे आदमी को इस तरह से कैसे मार सकते हो, वो भी भरे दरबार में। मगर तभी ही वो नौकरानी एक पपेट में बदल जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ये तो एक पपेट थी। युनशन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि आपने एक पपेट को राज दरबार में आने ही कैसे दिया, आपको तो इस गलती की वजह से रिजाइन कर लेना चाहिए। तो ग्रैंड मास्टर उसे काफी गुस्से से देखते हैं कि ये मुझसे किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है। माहौल काफी गर्म हो रहा था। ये देखकर राजा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं कि आज तो सेलिब्रेशन का मौका है, तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर का बेटा बुची आकर कहता है कि आज की पार्टी के लिए मैंने एक बेहतरीन डांसर को बुलाया है, तो चलो उसका डांस देखते हैं। पर युनशन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी ही वो उस डांसर को देखकर रुक जाता है क्योंकि ये लड़की तो वही 9-टेल फॉक्स थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि युनशन इस लड़की की कलाई पर वही ब्रेसलेट को बांध रहा था एंड ऐसा ही एक ब्रेसलेट अपनी कलाई पर भी बांध लेता है। वो कहता है कि ऐसा करने पर हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तो किसी नोबल लड़के से शादी करनी थी, मगर तुम तो एक जनरल हो, युद्ध लड़ने के लिए हमेशा ही तुम्हें सरहद पर रहना पड़ता है। मुझे ऐसी भगदड़ वाली जिंदगी नहीं जीनी है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हुए। प्रेजेंट में वो लड़की जिन से डांस कर रही थी और उसका पति सू वो म्यूजिक बजा रहा था। जैसे ही उसका डांस खत्म होता है तो वो लड़की वहाँ से जा रही थी कि युनशन उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे कहता है कि पिछले 5 सालों से मैं एक ही सपना तुम्हें लेकर बार बार देखता आ रहा हूँ और मैं आज तक यही सोचता हूँ कि तुमने मुझे आखिर में क्यों छोड़ा होगा। पता है ये सब कुछ सोचकर कितना दर्द होता है। उस टाइम पर तुम मुझे छोड़कर चली ही गई थी, तो आज 5 सालों के बाद मेरे सामने दोबारा आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर वो वहाँ से जा रही थी, मगर वो उसे जाने ही नहीं देता। वो कहती है कि लोग हमें देख रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि लोग तो पहले भी हमें देखते थे, तब तो तुमने कोई परवाह नहीं की, तब तो तुम हमेशा ही मुझसे चिपकी रहती थी। तभी ही वहाँ पर जिनशे का पति सू आता है। तभी युनशन को पता लगता है कि इसने तो शादी भी कर ली है। अगले सीन में युनशन काफी ज्यादा दुखी होकर ड्रिंक कर रहा था एंड सोचता है कि मैं पिछले 5 सालों से इसकी तलाश कर रहा था, मगर मुझे छोड़ने के बाद तो इसने दूसरा आदमी ही ढूंढ लिया। वो याद करता है कि 10 साल पहले जब कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे तब जिनशे ने आकर उसे बचाया था। वो उसे पूछती है कि ये सभी लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। इस पर युनशन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो उसकी ब्यूटी में खोया हुआ था। वो कहती है कि क्या तुम गूंगे बहरे हो। वो कहता है कि नहीं, प्रेजेंट में रॉयल एकेडमी में ये दोनों रहते हैं। सू कहता है कि युनशन अब वापस आ गया है। तो इस पर जिनशे कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो हमें तंग नहीं करेगा। लेकिन तभी ही वहाँ पर युनशन आकर इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि जहाँ तक मुझे याद था तुम्हें तो किसी अमीरजादे से शादी करनी थी ताकि तुम बाद में आराम की जिंदगी जी सको, पर अब तो तुमने इस मदारी से शादी कर ली है और तुम नाचने गाने का काम करती हो। ये सुनकर सू को उस पर काफी गुस्सा आता है
कि ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। जिनशे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है तो यहाँ से चले क्यों नहीं चाहते। इतना कहकर वो सू के साथ खुद जा रही थी कि युनशन उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हारे पति को किसी झूठे केस में फंसाकर मरवा दूंगा। जिनशे कहती है कि मैं बस अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे तंग मत करो। ये सुनकर युनशन की छल गई थी और वो जलन के ही मारे सू को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर बीच में जिनशे आ जाती है और चोट उसे लग जाती है। सू जब उसके पास आने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे लेकर गायब हो जाता है। अगले दिन जिनशे को जब होश आ रहा था तो वो अभी युनशन के साथ गैरेज में थी और युनशन उसे हील कर रहा था। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं और सू इस इंसानी दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को छुड़ाना है। पिछले 5 साल पहले ग्रैंड मास्टर ने फॉक्स क्लैन पर हमला कर दिया था और हमारे बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था। मैं फॉक्स क्लैन की एक सेंट हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूँ। वो हमारे फॉक्स क्लैन के लोगों को पकड़ने के लिए रोज सी इविल स्पिरिट को भेजता है एंड अगले ही पल में हमें उनकी लाश मिलती है। मैं और मेरा पति उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारी इसमें मदद करोगे। इस पर वो मना करता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिनसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो आगे से मेरे रास्ते में कभी भी टांग मत अड़ाना। इतना कहकर वो वहां से जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करता है तो वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। युनशन कहता है कि फॉक्स क्लैन की सभी लोमड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी के सभी धोखेबाज होते हैं और वो लोग मरने के ही लायक है। ये सुनकर जिनसे को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है कि ये मेरे लोगों के बारे में ऐसा बोल कैसे सकता है। वो अपने नाखून बड़े करके उस पर हमला करने की कोशिश करती है कि युनशन उसे रोक कर कहता है कि अब मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहा, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कि तभी ही वहाँ पर राजकुमारी योनिंग आ जाती है, जिस वजह से युनशन उसे मिलने के लिए बाहर आता है। वैसे राजकुमारी और युनशन दोनों की सगाई हो गई है और राजकुमारी युनशन को पसंद भी करती है। वो उससे कहती है कि मेरा कैरेज बीच रास्ते में ही टूट गया, तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे। इस पर वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड श्यान से कहता है कि राजकुमारी को तुम राजमहल सेफली पहुंचा दो, मगर राजकुमारी योनिंग तो सिर पर अड़ जाती है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे ही कैरेज में बैठना है। तो ये सुनकर वो कहता है कि मेरा कैरेज काफी ज्यादा बेकार है, ये आपकी रॉयलिटी को सूट नहीं करता। तभी ही जिनशे बाहर निकल जाती है तो वो सोचती है कि ये लड़की जनरल के कैरेज में क्या कर रही थी। जिनशे उससे कहती है कि मैं और मेरे पति रॉयल एकेडमी में साथ में काम करते हैं और मैं एक डांसर हूँ, अभी मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ, तो जनरल तो बस मेरी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी योनिंग खुश हो जाती है कि अच्छा, तो तुम पहले से ही शादीशुदा हो, कोई नहीं, तुम मेरे कैरेज में बैठकर वापस रॉयल एकेडमी जा सकती हो। यहाँ पर जिनशे को तो युनशन से भागने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। उसके जाने के बाद राजकुमारी युनशन के लिप्स पर बाइट का निशान देख लेती है, तो वो सोचती है कि क्या ये निशान इस लड़की ने किया होगा। आगे जिनशे के जाने के बाद युनशन अपने घोड़े को लेकर वहां से चला जाता है और राजकुमारी को वो शियान के हवाले छोड़ देता है। तो वहीं ग्रैंड मास्टर लोमड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उनका बीड निकाल कर किसी यंत्र में डालता है, मगर जब यंत्र कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो वो कहता है कि ये भी कोई 9 टेल फॉक्स नहीं है, ये भी कोई मामूली सी लोमड़ी निकली। मगर तभी ही उसे सिग्नल मिलता है कि आसपास कोई 9 टेल फॉक्स है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपनी इविल स्पिरिट को भेजता है। यहाँ रॉयल एकेडमी में सू जिनसे के आने का इंतजार कर रहा था। जब वो आती है तो वो उससे कहती है कि तुम युनशन को लेकर जरा सी भी फिक्र मत करो, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। सू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, वो तुम्हें पसंद करता था, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। तभी ही वहाँ पर इविल स्पिरिट का हमला हो जाता है। ये दोनों ही उससे फाइट कर रहे थे और उनको हराकर भगा देते हैं। तो यहाँ ग्रैंड मास्टर को पता लग गया था कि वो 9 टेल फॉक्स जरूर रॉयल एकेडमी के अंदर है। तो यहाँ पर ये दोनों एक एक दवाई खा रहे थे, जिससे उनकी बॉडी से फॉक्स की स्मेल चली जाती है। जिनशे कहती है
कि मैं युनशन की वजह से आज ये दवाई नहीं खा पाई। इसी वजह से इविल स्पिरिट को पता चल गया कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर ये इविल स्पिरिट इसी तरह से आती रही तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी, इसलिए मुझे होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। 5 साल पहले मैंने अपनी तलवार को युनशन को दिया था, अब मुझे उस तलवार को किसी भी तरह से वापस लाना होगा। अगले सीन में युनशन अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था कि वहाँ पर जिनशे गायब मोड में आती है। वो तलवार चुराने की कोशिश कर ही रही थी कि युनशन उसे पकड़ लेता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिनशे इसी तरह से गायब मोड में खाना चुराने की कोशिश कर रही थी कि युनशन उसे उसकी स्मेल से पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो। वो कहती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। इस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम गायब मोड में भी होगी फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से पहचान लूँगा। इतना कहकर वो उससे जैसे ही किस करता है कि वो उसे उसका नेंटल फॉक्स वाला रूप दिखाती है। वो कहती है कि तुम देख ही सकते हो कि मैं एक फॉक्स डीमन हूँ और तुम एक इंसान हो, देखो हमारा कोई मेल नहीं, तुम मुझे भूल जाओ। मगर वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्या हो, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। प्रेजेंट में वो कहता है कि तुम जानती हो कि ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। वो कहती है कि तुम तो अब बहुत ही ज्यादा शातिर हो गए हो। तो इस पर वो कहता है कि और तुमने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। तभी ही जिनशे का ध्यान उसकी चोट पर जाता है। तो वो कहती है कि ये तुम्हें कैसे लगा। तो वो कहता है कि मैं एक जनरल हूँ, ऐसी चोटें तो मुझे लगती ही रहती है। 5 साल पहले मैं जंग जीत कर वापस आया था और मैं तुम्हें बताने चाह रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर उस टाइम पर तुमने मुझे छोड़ दिया था। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अगले दिन राजकुमारी योर्निंग का जन्मदिन था, इसलिए बुची उसे कीमती चीजें दिखा रहा था, मगर राजकुमारी को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि युनशन यहाँ पर आ रहा है तो वो एकदम से खुश हो जाती है। बुची कहता है कि पता नहीं उस खड़ूस सड़ियल में ऐसा भी क्या है कि सभी लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। युनशन राजकुमारी के जन्मदिन के लिए एक ब्रेसलेट लाया था जो कि उसे काफी पसंद आता है। बुची कहता है कि इससे तो कहीं ज्यादा मेरे गिफ्ट अच्छे थे। आगे बुची ने रॉयल एकेडमी से जिनशे और सू को यहाँ पर बुलाया था डांस करने के लिए। राजकुमारी जब देखती है कि ये तो वही लड़की है तो वो युनशन की तरफ देखती है जो कि उसे ही देखे जा रहा था। ये देखकर वो जेलस होकर युनशन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है उससे बात करके, मगर युनशन का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ जिनशे पर ही टिका हुआ था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है एंड वो एक बर्तन को तोड़ देती है नीचे फेंक कर। फिर वो जिनशे से कहती है कि अब तुम इसके ऊपर नाचोगी, ये राजकुमारी का ऑर्डर था इसलिए जिनशे को मानना ही पड़ता है। वो इस टूटे हुए बर्तन के ऊपर डांस कर रही थी एंड जैसे ही उसका पैर किसी कांच पर लगने वाला था कि युनशन उसे उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। ये नजारा देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। युनशन जिनशे को लेकर उसके बेडरूम में आया था। यहाँ पर जिनशे उसे कहती है कि 5 साल पहले वो तलवार मैंने तुम्हें दी थी तो अब ये मुझे वापस चाहिए। इस पर युनशन कहता है कि तुम तो अभी भी नहीं बदली। 5 साल पहले तुम मुझे प्यार करके मुझे छोड़कर चली गई और तुमने जो चीज मुझे दी थी अब ये तुम्हें वापस भी चाहिए। इस पर वो उसे कहती है कि ये तलवार मेरी है तो मैं इसे क्यों वापस नहीं ले सकती, वैसे भी मुझे इविल स्पिरिट को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तभी ही वहाँ पर सू और बुची आ जाते हैं। सू कहता है कि तुम सभी लोगों के सामने मेरी पत्नी को इस तरह से कैसे ले जा सकते हो, कि तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। बुची कहता है कि दरवाजा बाहर से बंद था और तुम इसे लेकर बेड पर क्या कर रहे थे। तो इस पर युनशन कहता है कि जिनशे को बुरे सपने आते हैं, उसे इविल स्पिरिट काफी सताती है, इसीलिए मैं तो बस बेड को देख रहा था। ये सुनकर सू कहता है कि क्या तुम इविल स्पिरिट को भगाने में हमारी मदद करोगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिनशे की ही मदद करूंगा। सू कहता है कि ठीक है तुम हमारे गेस्ट रूम में रुक सकते हो, मगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो इसी बेडरूम में रुकना है। ये सुनकर बुची कहता है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि जनरल को दूसरों की पत्नियों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अब जबकि जनरल भी यहीं पर ही रुकने वाले हैं तो आज रात मैं भी जिनशे के ही साथ रहूंगा। ये सुनकर युनशन को उस पर काफी गुस्सा आता है एंड वो सीधा ही उसके गले पर तलवार रख देता है। यहाँ पर वो उसे डराने के लिए धमकी देता है
तो बूची डर के मारे कहता है कि मैं ग्रैंड मास्टर का बेटा हूँ और मैं तुम्हें देख लूंगा। अगले सीन में बूची वापस आने के बाद ग्रैंड मास्टर से यूनशन की चुगली कर रहा था कि उसे तो एक नाचने वाली पसंद है, वो भी शादीशुदा। उसने कहा कि वो रात में मेरी जिनशे के साथ ही रहेगा क्योंकि जिनशे को इविल स्पिरिट तंग करती है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर थोड़ा अलर्ट होता है कि उस नाचने वाली को इविल स्पिरिट तंग क्यों कर रही है, कहीं ना कहीं वो लड़की नाइन टेल फॉक्स होगी। आगे खाना खाने के टाइम पर ये दोनों ही अपना कटोरा आगे कर लेते हैं कि जिनशे पहले खाना किसे देगी, पर वो तो बस अपना खाना खाने में ही लगी रहती है। इन दोनों के बीच में आंखों से ही टक्कर हो रही थी। ये देखकर जिनशे और खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है। उसके चाहते ही ये दोनों एक दूसरे को अपनी पावर दिखा रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जैसे ही जिनशे वापस आती है तो ये दोनों ही एकदम से शांत हो जाते हैं, मानो जैसे वहाँ कुछ ना हुआ हो। पर तभी ही टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि उनकी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से हुआ था। ये देखकर जिनशे उन दोनों की ही तरफ काफी गुस्से से देखती है। अगले सीन में सोने के टाइम पर यूनशन बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ जाता है एंड जबरदस्ती बेड पर घुस जाता है। ये देखकर सू को उस पर काफी गुस्सा आता है कि ये कैसा बिहेवियर है, तुम इस तरह से हमारे बेड पर नहीं सो सकते, यहाँ से निकलो। तो ये सुनकर यूनशन उसे कोई भाव ही नहीं देता एंड सोने का नाटक करने लगता है। ये देखकर जिनशे कहती है कि तो तुम ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पास्ट में छोड़ दिया था। वो भी उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर जब वो नहीं चाहता तो वो खुद उठकर जा रही थी कि ये दोनों ही लड़के उसे रोकते हैं। सू कहता है कि तुम इस तरह से हम दोनों कपल के बीच में नहीं सो सकते, इसलिए बाहर निकलो। तो इस पर यूनशन कहता है कि मैं तो बचपन से ही जिनशे के साथ सोता आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सुनकर सू को उस पर काफी गुस्सा आता है। ये दोनों ही इसी बात को लेकर यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे, तो जिनशे उन दोनों को ही बाहर भगा देती है कि तुम दोनों ही यहाँ से निकलो। बाहर निकलने के बाद सू म्यूजिक बजा रहा था ताकि जिनशे शांति से सो जाए। तो यहाँ जिनशे इस ब्रेसलेट को तकिए के नीचे से निकालती है और उसे देखने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि इतने सालों में वो भी यूनशन को नहीं भूल पाई है। वो याद करती है कि 5 साल पहले जब उसने यूनशन से ब्रेकअप किया था तब सू भी वहीं पर ही था। यूनशन के सामने तो उसने उस ब्रेसलेट को फेंक दिया था, मगर उसके चाहते ही उसने वो उठा लिया था। हालांकि इन दोनों की कोई शादी नहीं हुई, मगर सू ने जिनशे को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी लोगों से ये झूठ बोलकर रखा है कि इन दोनों की शादी हो गई है। और जिनशे उसने यूनशन से ब्रेकअप इसी वजह से किया था क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाने जाना था। तो यहाँ बाहर यूनशन सोच रहा था कि जब वो छोटा था तब जिनशे ने उसे अपनी हॉली स्वॉर्ड दी थी और उसे मार्शल आर्ट सिखाया था। बचपन में ही उसके डैड की मौत हो गई थी। उसके डैड एक जनरल थे और वो युद्ध में ही मारे गए थे। उसके मरने के बाद यूनशन जिनशे के ही साथ रहा और उसके साथ रहकर बड़ा हुआ। यहाँ पर जो जिनशे है वो एक फॉक्स डीमन है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि वो जवान ही रहती है। और वो जो यूनशन है वो एक इंसान है, इसलिए वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी। और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। यूनशन उसे कहता है कि तुमने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया है तो मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे किस करता है एंड फिर खुद ही शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। वेल ये सब कुछ यूनशन सोच रहा था। उसके बाद सू सोचता है कि जब फॉक्सलैंड की मास्टर को पता चला कि जिनशे और यूनशन का अफेयर है तो उसने जिनशे से कहा कि तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, खास करके यूनशन से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यूनशन को छोड़ना होगा वरना मैं उसे मार डालूंगी। लेकिन वो यूनशन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मास्टर काफी गुस्से से कहती है कि मैं उस यूनशन को तो मार ही डालूंगी बल्कि तुम्हें भी कोई बड़ी सजा दूंगी। ये सुनकर सू कहता है कि मेरी फैमिली सदियों से सेंट के साथ शादी करती आ रही है, तो मैं इस परंपरा को जारी रखते हुए जिनशे से शादी करूंगा, इसलिए प्लीज आप उसे कोई सजा मत दीजिए। ये सुनकर मास्टर वहाँ से चली जाती है। फिर इन लोगों ने सभी लोगों को बता दिया था कि उन दोनों ने शादी कर ली है, हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सू ने बस जिनशे को बचाने के लिए ये सभी लोगों से झूठ बोला था। लेकिन सू भी मन ही मन में जिनशे को पसंद करता है। उसने उसे ये बात नहीं बताई थी क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि जिनशे सिर्फ और सिर्फ यूनशन को ही पसंद करती है। सू बस उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहकर जिनशे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सू ये सब कुछ सोच ही रहा था कि
कि तभी ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर के भेजे हुए इविल स्पिरिट आ जाते हैं। इविल स्पिरिट का नाम सुनकर जिनशे भी बाहर आ गई थी कि तभी ही एक इविल स्पिरिट उसे गले पर कट लगा देता है। फिर उसकी खून की स्मेल सुनकर बहुत सारे इविल स्पिरिट उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर ये दोनों ही लड़के उसे बचाते हैं। जिनशे इन दोनों को ही बताती है कि ऐसे इविल स्पिरिट के पास बस सूंघने की ही पावर होती है। ये सुनकर युनशन जिनशे के गले पर जो लगा ब्लड था उसे सक कर लेता है। ब्लड की स्मेल ना आता देखकर सभी इविल स्पिरिट वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर युनशन एक बात नोटिस करता है कि जिनशे इन इविल स्पिरिट से लड़ने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। वो पहले की तरह अब ताकतवर नहीं रही। तो वहीं बुची जिनशे का यह ब्रेसलेट चुराकर सीधा ग्रैंड मास्टर के पास आकर कहता है कि डैड, आपने मुझे जिनशे की कोई चीज लाने को कहा था ना, तो मैं ये लेकर आया हूँ। इसे देखकर ग्रैंड मास्टर सोचता है कि ऐसा ब्रेसलेट तो युनशन की तलवार पर भी लगा हुआ था, यानी कि यह लड़की युनशन के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगले दिन युनशन को ग्रैंड मास्टर पर काफी गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से उसने इविल स्पिरिट का हमला करवाया। इसलिए वो अपनी आर्मी को लेकर उसके घर पर तलाशी लेने चाहता है कि ये जरूर कोई तंत्र विद्या करता होगा। उसका सामना यहाँ पर बुची से होता है। बुची उसे झगड़ा कर रहा था कि हम लोग देखते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर तो अंदर के रूम में जाकर छुपा हुआ है। यहाँ पर वो कोई तंत्र मंत्र पढ़कर युनशन को उसके सपनों की दुनिया में भेज देता है। जिनशे जब ये देखती है तो वो भी उसे बचाने उसके पीछे भागती है। युनशन जब इस नजारे को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही सपना है जो कि उसे हमेशा ही बार बार आता है। तभी ही वो वहाँ पर जिनशे को आता देखकर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने आई हो तो तुम मुझे मार सकती हो। लेकिन जिनशे तो उसे बचाने आई थी। वो उसे कहती है कि हम पर इविल स्पिरिट का हमला हुआ है तो हमें इन सभी लोगों से फाइट करनी होगी। ये सभी लोग मेरे पीछे हैं, तो ऐसा करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो यहाँ पर शील्ड बनाकर इन सभी इविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश कर रही थी कि युनशन सोचता है कि ये मुझे मारने नहीं बल्कि बचाने आई है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि इससे मेरी अभी भी परवाह है और ये मुझे अभी भी पसंद करती है। बस इतना सोचकर वो उसे दूर धक्का दे देता है। इन सभी इविल स्पिरिट को अपनी तरफ खींचता है। वो जाने से पहले कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, मगर मैंने तुम्हें हर्ट करने के अलावा और कुछ नहीं किया। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम सू के साथ खुश रहना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तभी ही सारी इविल स्पिरिट उसे घेर लेती है एंड ग्रैंड मास्टर ने जो इल्यूशन क्रिएट किया था वो भी गायब हो जाता है। बाहर आने के बाद जिनशे को लग रहा था कि युनशन की मौत हो गई है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोने लगती है एंड कहती है कि जब उस दिन तुम युद्ध से वापस लौटे थे तब मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मैंने तुमसे उस टाइम पर ब्रेकअप कर लिया था। उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूर थी, इसीलिए मुझे वो सब कुछ तुम्हें कहना पड़ा, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। तभी ही वहाँ पर युनशन वापस आता है जिसने सभी इविल स्पिरिट को हरा दिया था। उसने जिनशे की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो सीधा आकर उसे किस करता है एंड कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो। तो वहीं ग्रैंड मास्टर उसकी तंत्र विद्या उस पर ही उल्टी पड़ी थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन युनशन ये सारी बातें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शियान को बता रहा था। शियान कहता है कि वो ग्रैंड मास्टर गुंडा निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। देश का इतना बड़ा मंत्री जो कि हमेशा ही राजा के साथ रहता है, अगर वहीं ऐसे काले काम करने लगेगा तो सोचो देश कहाँ जाएगा। वैसे क्या आप जिनशे के साथ फिर से रिलेशन में आने वाले हैं, मगर वो तो मैरिड है ना। तो ये सुनकर वो कहता है कि जिनशे ने कभी शादी की ही नहीं। तो बाहर जिनशे सू के साथ थी। सू देख रहा था कि जिनशे अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रही, अब ये काफी कमजोर लग रही है। यहाँ पर वो उसे हिम्मत देने के लिए कहता है कि हमारा ये मिशन है कि हमें ग्रैंड मास्टर के चंगुलों से अपने लोगों को आज़ाद करना है, तो हम ये करके ही रहेंगे, वो भी साथ में। तभी ही वहाँ पर युनशन आ रहा था तो सू वहाँ से चला जाता है। युनशन उसे कहता है कि तुम सू के साथ सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं देती। तो इस पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। सू सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि उसका मुझ पर एक बहुत ही बड़ा एहसान है। हमारे फॉक्सलैंड की मास्टर तुम्हें मारना चाहती थी, मगर सू की ही वजह से आज तुम जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। इस पर युनशन कहता है
कि उसने तो तुम्हारी मजबूरी का अच्छा खासा फायदा उठाया है। उसने जानबूझकर शादी की बात छेड़ी ताकि तुम उससे दूर ना जा सको। अगर उसे तुम्हें बचाना होता तो उसके पास और भी कहीं रास्ते थे, मगर उसने तो शादी को ही चूज किया। तो वो कहती है कि जो भी हो, सू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। युनशन कहता है कि कल जब मैं ग्रैंड मास्टर के घर पर तलाशी ले रहा था तो मुझे पता चला कि ग्रैंड मास्टर कहीं ना कहीं मेरे डैड की मौत कैसे हुई उसके बारे में जानता है। सभी लोग यही कहते हैं कि 13 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें सभी लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे गए और मुझे इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि मैं अपने डैड की मौत के बारे में पता लगा सकूं। आगे ये सभी लोग ग्रैंड मास्टर के घर पर जाते हैं जहां पर फॉक्सलैंड के लोगों को रखा गया था। जिनशे कहती है कि ये तो काफी कम लोग हैं, यानी कि ग्रैंड मास्टर ने बाकी लोगों को अपने फायदे के लिए मरवा डाला। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग जिंदा थे ये उन सभी लोगों को बचाकर वापस लेकर आते हैं। तो वहीं बूची ग्रैंड मास्टर की अर्थी को लेकर जा रहा था कि बीच रास्ते में ही युनशन और जिनशे उसे रोकते हैं। ये लोग देखना चाहते थे कि ग्रैंड मास्टर क्या सच में मर चुका है, मगर यहाँ पर तो कोई पपेट थी। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा है और कहीं पर जाकर छुप गया है। तो वहीं बुची सोच रहा था कि डैड ने मुझे कहा था कि वो ट्रिप पर जा रहे हैं और वो उसका झूठ मूठ का फ्यूनरल कर दे, तो वो बस वहीं कर रहा था। वहीं हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि जिंदा था और इसने युनशन के डैड की लाश को अभी तक संभाल कर रखा था। अब ये लाश के साथ क्या करना चाहता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं जिनशे अपने लोगों को बचाकर फॉक्सलैंड वापस लेकर आई थी। उसकी मास्टर ये देखकर काफी खुश होती है एंड जिनशे और युनशन का थैंक यू कर रही थी। तो युनशन कहता है कि मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए, अगर आप इतनी ही शुक्रगुजार है तो आप मेरी शादी जिनशे से करवा दीजिए। मास्टर इसके लिए मान जाती है कि तुमने हमारे लोगों के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारी इस विश को जरूर पूरा करूंगी। अगले सीन में जिनशे शादी का छोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी कि वहाँ पर युनशन उसे देखने आता है। यहाँ पर वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि युनशन कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे जब इन दोनों की शादी होने जा रही थी कि वहाँ पर सू आकर तमाशा खड़ा करता है कि जिनशे मेरी वाइफ है, इसलिए तुम उसे शादी नहीं कर सकते। युनशन उसे यहाँ से जाने को कहता है कि तुम मेरी शादी मत बिगाड़ो, मगर जब वो नहीं चाहता तो युनशन को उस पर गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे जान से मारने जा ही रहा था कि जिनशे उसे रोकती है कि ये मेरा दोस्त है, तुम इसे नहीं मार सकते। युनशन उसे कहता है कि तुम इसकी इतनी ज्यादा तरफदारी क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये हमारी शादी को बिगाड़ रहा है। मगर जिनशे उसे कहती है कि जो भी हो, मगर तुम इसे जान से नहीं मार सकते। युनशन कहता है कि फिर आज तो तुम्हें चूज करना ही होगा कि तुम्हें ये लड़का सू पसंद है या फिर मैं पसंद हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि सू चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे ऐसे घमंडी आदमी से शादी नहीं करनी है जो कि खुद को बहुत बड़ा सुपीरियर मानता हो। वो वहाँ से जा रही थी, उसे जाते देखकर वो कहता है कि 5 साल पहले भी तुमने मुझे इसी लड़के के लिए छोड़ा था, अब मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, आगे से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूर से ग्रैंड मास्टर की एक इविल स्पिरिट ये सब कुछ सुन रही थी। अगले सीन में ये दोनों किसी बंद पड़े घर में बैठे थे जहाँ पर ये दोनों ही बात कर रहे थे कि वो दोनों अपनी आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगे। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर जिनशे को पकड़ने आ जाता है क्योंकि उसे किसी 9-टेल फॉक्स की जरूरत थी एंड वो जिनशे ही थी। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही युनशन अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर काफी चौड़ मारते हुए कहता है कि तुम चाहे कितने भी लोगों को मेरे सामने लेकर आओ, मगर मेरी तंत्र विद्या से ये लोग बच नहीं पाएंगे, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही कोई जादू टोना करने चाहता कि उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं करती, क्योंकि इस कमरे में पहले से ही तावीज लगे हुए थे जिससे उसकी कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं करती। ये देखकर वो समझ गया था कि इन लोगों ने बस शादी का ढोंग इसीलिए रचाया ताकि ये लोग मुझे पकड़ सके और श्यान तभी ही आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। उसे पकड़ने के बाद ये सभी लोग फॉक्सलैंड वापस आते हैं जहाँ पर मास्टर युनशन को काफी शुक्रिया कह रही थी कि आज तुम्हारी ही वजह से वो ग्रैंड मास्टर पकड़ा गया और हमारे ऊपर से इतनी बड़ी बला टल गई। अगर तुमने वो शादी वाला आइडिया नहीं दिया होता
तो ये ग्रैंड मास्टर अभी भी खुला घूम रहा होता। युनशन कहता है कि ये सब कुछ तो मैंने जिनशे के लिए किया और अभी मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो सू कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हालांकि हमने पहले तो नाटक किया था, मगर तुम इसको असल में नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी लोग डीमंस हैं और तुम एक इंसान हो। जिनशे उसे कहती है कि तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे, इसके लिए थैंक यू। अगर मुझे तुम्हारा एहसान उतारने का कोई मौका मिले तो मैं ये ज़रूर करूँगी, मगर तुम जानते हो कि मैं सिर्फ युनशन को ही पसंद करती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे उसके साथ जाने दो। मास्टर भी जिनशे को नहीं रोकती। जब वो दोनों जा रहे थे कि सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिनशे को रोकना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं करता। मास्टर उसे कह रही थी कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिनशे ने ये रास्ता खुद चूज किया है। अगले सीन में ये दोनों वापस आने के बाद अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि युनशन उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। एंड ये वादा वो जिनशे के पास से भी करवा लेता है ताकि 5 साल पहले जिस तरह से वो ब्रेकअप करके गई थी ऐसा वो दोबारा ना करे। फिर युनशन उसे कहता है कि इस ब्रेसलेट की वजह से हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ गई है। अगर किसी दिन मैं बूढ़ा होकर मर भी गया मगर फिर भी अगले जन्म में मैं तुम्हें इस ब्रेसलेट की मदद से ढूंढ लूंगा एंड तुमसे ही शादी करूंगा। यहाँ पर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले दिन युनशन घर पर नहीं था कि वहाँ पर सू और मास्टर जिनशे से मिलने के लिए आते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हमें पता चला कि पौराणिक किताब गायब है जो कि ग्रैंड मास्टर के हाथ अब लग गई है। वो इस किताब की मदद से हमारे फॉक्सलैंड को पूरा खत्म कर सकता है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ हमारे फॉक्सलैंड आना होगा। मगर जिनशे मना कर देती है कि मैंने कल ही युनशन से वादा किया था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो अब मुझे यहीं पर ही रहना है। सू कहता है कि तुम हमारे साथ पहाड़ों पर चलो, ये इंसानी दुनिया इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो नहीं मान रही थी तो मास्टर को उसे बताना पड़ता है कि मैंने तुमसे युनशन से ब्रेकअप इस वजह से करने को नहीं कहा था कि वो एक इंसान है और तुम एक डीमन हो, बल्कि इस वजह से कहा था क्योंकि 13 साल पहले तुमने ही उसके डैड को मारा था। अगर युनशन को पता चला कि तुमने ही उसके डैड को मारा तो वो ये बिल्कुल भी सह नहीं पाएगा। ऊपर से तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी करते हो। तो यहाँ युनशन ग्रैंड मास्टर से इंटरोगेट कर रहा था तो वो भी उसे ये बात बता देता है कि फॉक्सलैंड के लोगों ने ही तुम्हारे डैड को मारा है। तुम्हारे डैड मेरे एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जब वो मरे तो मैंने उसकी लाश को संभाल कर रखा और मैं किसी नाइनटेल फॉक्स की मदद से उसे वापस से जिंदा करना चाहता हूँ। जब वो अपने डैड की लाश को देखता है तो वो काफी हैरान होता है कि ये अभी भी इस तरह से मौजूद कैसे है। ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि उस दिन युद्ध के दौरान ही जिनशे ने तुम्हारे डैड को मार डाला था, लेकिन उस वक्त मैं भी जंग के मैदान में मौजूद था, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड की लाश को बचा कर रखा। ये सब जानने के बाद युनशन थोड़ा इमोशनल हो गया था और उसके मन में अपने डैड के लिए प्यार जाग उठता है। शान कहता है कि आप ग्रैंड मास्टर की बातों पर इस तरह से कैसे यकीन कर सकते हैं, पहले आपको सच का पता लगा लेना चाहिए। तो वो कहता है कि वो जिनशे, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, उसी ने ही मेरे डैड को मारा होगा। तो यहाँ जिनशे सारा सच जानने के बाद उसे भी एक सदमा लग जाता है कि वहाँ पर युनशन आकर उसे कहता है कि तुमने 13 साल पहले मेरे डैड को मार डाला और आज तक मैं ये समझता रहा कि उन्होंने कोई देशद्रोह किया होगा। जिनशे अभी थोड़ी सदमे में थी जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, इसलिए सू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर युनशन उसे कहता है कि तू तो अपना मुंह बंद ही रख। युनशन अपने दुखों का रोदड़ा रोए जा रहा था कि जिनशे को उसे बताना पड़ता है कि 13 साल पहले युद्ध के दौरान बैरोंग कबीले के सरदार ने अचानक से ही तुम्हारे डैड के ऊपर हमला कर दिया था। कबीले के सरदार की बॉडी के अंदर पहले से ही एक शैतान मौजूद था। जब तुम्हारे डैड ने उसे मारा तो वो शैतान तुम्हारे डैड की बॉडी के अंदर चला गया। इस वजह से मुझे तुम्हारे डैड को मारना पड़ा, क्योंकि शैतान के आने के बाद तुम्हारे डैड नहीं रहे थे, अब वो एक शैतान बन गए थे। उसे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार डाला, वरना वो शैतान किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। युनशन कहता है कि ये बैरोंग कबीला फॉक्सलैंड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरे डैड एक मिलिट्री के जनरल थे, वो एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने काफी सालों से सरहद की रक्षा की थी, मगर तुमने उसे एक शैतान का दरज्जा देकर मार डाला। यहाँ पर वो इतना गुस्से में था कि वो कहता है
कि तुमने मेरे डैड को मारा, अब मैं तुम्हारी जान लेकर इस बात का बदला लूंगा। जिनशे कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। सू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर युनशन वो जिनशे को नहीं मार पाता। अगले सीन में उसने जिनशे को बंदी बना लिया था। वो यहाँ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि युनशन कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने पहले से ही तुम्हारा माना सोख लिया है, इसलिए तुम्हारी पावर यहाँ काम नहीं करेगी। तभी ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आता है तो उसे देखकर वो कहती है कि तुमने इसे रिहा क्यों किया, अब ये उस शैतान को फिर से जगा देगा एंड उसके बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वो शैतान सबको खत्म कर देगा। युनशन उसकी बात सुनता ही नहीं एंड ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं आपको जल्दी ही इस नैनटेल फॉक्स का बीड ला कर दूंगा, फिर आप मेरे डैड को वापस से जिंदा कर देना। ये सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि ये तो ग्रैंड मास्टर की साइट हो गया। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब वो तुम्हारे डैड नहीं रहे बल्कि वो एक शैतान है, पर युनशन उसकी एक नहीं सुनता। अगले सीन में सू उसे छुड़ाने आया था तो जिनशे उसे कहती है कि तुम अपनी पावर का यहाँ पर यूज मत करो, ये सब कुछ वेस्ट है। ये सुनकर सू को युनशन पर काफी गुस्सा आता है कि वो तो तुमसे प्यार करने का दावा करता था, मगर आज उसी की ही वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। लेकिन जब सू को पता चलता है कि वो युनशन के डैड को वापस से जिंदा करने के लिए अपना बीड निकाल कर देने वाली है, तो उसे यहाँ पर एक झटका लगता है कि युनशन ने इसके साथ कितना बुरा किया, मगर फिर भी ये लड़की उसकी मदद करना चाहती है। यहाँ पर वो उसे थोड़ी डांट लगाता है एंड फिर चला जाता है। अगले दिन युनशन दवाई लेकर आया था क्योंकि जिनशे काफी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन वो दवाई पीने से मना करती है कि इससे अच्छा कि तुम मुझे मार ही दो। ये सुनकर वो उसे माउथ टू माउथ दवाई पिलाता है और उसके बाद उसे अपने घर लेकर आता है। अभी जिनशे बेहोश थी, इसलिए वो उसे हील कर रहा था। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो उसके डैड के बारे में उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर युनशन उसे पूछता है कि अगर मैं अपने डैड की जगह पर एक शैतान बन गया होता, क्या तब भी तुम मुझे मार देती? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि एक बार शैतान तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेता तो फिर तुम नहीं रहते। ये लोगों की जिंदगी बचाने का सवाल था, इसलिए अगर शैतान किसी की भी बॉडी में छाता तो मैं उसे मार डालती। युनशन कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार क्यों किया, जो अपने ही लवर को मारने में जरा सा भी हेजिटेट फील ना करे। कि तभी ही वहाँ पर राजा की तरफ से एक फरमान आता है। राजा ने उसमें लिखा था कि युनशन के डैड एक वफादार जनरल थे, इसलिए उसने उसके ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटा दिया है। युनशन के डैड ने देश की काफी सेवा की है, इसका रिवॉर्ड वो युनशन को देना चाहते हैं, इसलिए उसने युनशन की शादी राजकुमारी योनिंग से तय कर दी है। ये सुनकर जिनशे को बुरा लगता है। युनशन यहाँ पर जिनशे को जेलस फील करवाने के लिए राजा के इस फरमान के खिलाफ भी नहीं चाहता। अगले दिन राजकुमारी योनिंग युनशन से मिलने आई थी कि अब तो हमारी शादी होने जा रही है, तो मैं तो बस अपने होने वाले दुल्हे से मिलने आई हूँ। कि तभी ही शियान उसे रोकता है, लेकिन राजकुमारी तो जबरदस्ती युनशन के रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिनशे को तो इस तरह से बांधा गया है। तो वो कहती है कि पक्का इसने कोई गलती की होगी, इसीलिए जनरल ने इसे सजा दी है। पर एक मिनट, इसको बेड पर इस तरह से क्यों बांधा गया है? जनरल का आखिर में इसके साथ क्या रिलेशन है? बाहर गार्ड्स बातें कर रहे थे कि जनरल तो इस लड़की के साथ पहले रोज ही सोते थे। बेचारा शियान राजकुमारी के हर एक सवाल का ठीक से जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा इस काम को करने में नाकामयाब रहता है। तो राजकुमारी कहती है कि मैं अपने डैड को इस लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ, ताकि वो इसे कोई सजा दे और ये लड़की जनरल की जिंदगी से चली जाए। वो जा रही थी और शियान उसे रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर राजकुमारी को तो एक हीरो वाली फीलिंग आती है। आज उसने पहली बार शियान को अपने इतने क्लोज देखा था, तो वो तो उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि वो युनशन गया तेल लेने, अब से यही लड़का मुझे पसंद है। वो उसे किस करती है। किस करने के बाद वो शियान का हाथ पकड़कर उसे राजा के पास लेकर जाती है। राजा उसे देखकर कहते हैं कि तुम हर रोज युनशन से शादी करने के लिए मेरा दिमाग चाट रही थी, तो मैंने अपना फरमान सुना दिया है, अब तुम कोई नया झमेला मत खड़ा करना। वो कहती है कि डैड, अब मुझे युनशन के बॉडीगार्ड शियान से शादी करनी है। ये सुनकर शियान और राजा दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। शियान कहता है कि राजकुमारी, आप तो एक राजकुमारी है और मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड, हमारा कोई मेल नहीं। राजकुमारी उससे कहती है
कि वो जो मैंने तुम्हें किस किया था वो तुम्हें कैसा लगा। तो वो कहता है कि मुझे तो वो काफी स्वीट लगा था। राजकुमारी कहती है कि फिर तय हो गया। राजा जो कि दूर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे वो कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा डैड ही नहीं बल्कि इस देश का राजा भी हूँ, तो मेरी थोड़ी तो इज्जत करो। यहाँ पर राजकुमारी रोने धोने का नाटक करके राजा को मना ही लेती है कि उसे शियान से शादी करनी है और राजा भी बाद में मान ही जाते हैं। तो वहीं सु युनशन के डैड की लाश को डिस्ट्रॉय करने गया था। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, क्योंकि अगर बॉडी हुई तो ही ग्रैंड मास्टर कुछ कर पाएगा। जब वो कुछ करने चाहता कि उसकी बॉडी में से एक ऑरा निकलता है जो कि सू की सारी शक्तियां ऑब्जर्व कर लेता है। तभी वहां पर युनशन आकर उसे दूर धक्का देता है कि ये तुम मेरे डैड के साथ क्या कर रहे हो, पर सू उसकी बात का जवाब नहीं देता एंड वहां से गायब होकर सीधा जिनशे के पास आता है। यहाँ पर उसे वो पूरा वाकया बताते हुए कहता है कि जब मैं युनशन के डैड की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था तभी मेरी सारी शक्तियाँ चली गई और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। जिनशे कहती है कि चलो फॉक्सलैंड वापस जाते हैं, वहाँ पर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। पर वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगा, इसलिए तुम खामखा कोशिश मत करो। यहाँ पर वो मरने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और तब से ही मुझे तुम्हारी काफी फिक्र रहती थी। मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा नकली पति बनकर, और ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। अगर आज मैं मर भी जाऊँ फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। कि तभी ही वहाँ पर युनशन आकर कहता है कि जरा देखो तो कितने प्यारे कपल है। ये चालाक लोमड़ी कहीं का मेरे ही डैड की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद यहाँ पर इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा है। वो गुस्से में सू को मारने वाला था कि जिनशे कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड को नहीं मार सकते। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसी तरह से फाइट हो रही थी और दूर से ग्रैंड मास्टर की एक इविल स्पिरिट ये सब सुन रही थी। वापस आने के बाद वो ये सारी बातें ग्रैंड मास्टर को बता देती है। अगले सीन में युनशन ने फिर से जिनशे को पकड़ लिया था एंड यहाँ पर वो ग्रैंड मास्टर के सामने ही उसका बीड निकालने की कोशिश कर रहा था। जिनशे उसे दोबारा समझाती है कि अब वो तुम्हारे डैड नहीं रहे, वो तो कब का मर चुके हैं एंड ये जो है वो एक शैतान है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता एंड बीड निकालकर सीधा ग्रैंड मास्टर को दे देता है। गाइस, नागिन के सीरियल में हमेशा ही नागमणि इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से नाइनटेल फॉक्स की कहानी में हमेशा ही बीड इम्पोर्टेंट होता है। नाइनटेल फॉक्स का बीड मिलने के बाद ये ग्रैंड मास्टर तो काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब ये लड़की मामूली सी इंसान है तो इसे मार डालो। पर तभी ही वहाँ पर बुची आकर कहता है कि डैड आप इसे नहीं मार सकते, जरा देखिए ना ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, तो ये मेरी रातें रंगीन करने में मदद करेगी। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर को उस पर गुस्सा आता है कि नालायक ठरकी कहीं के, मेरे हाथों ऐसा बेटा पैदा ही कैसे हो गया। लेकिन युनशन कहता है कि ये जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, वैसे भी एक नॉर्मल इंसान है तो ये बुची का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सुनकर जिनशे को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि युनशन उसके लिए ऐसी बातें बोल सकता है। आगे बुची उसे अपने रूम में लेकर आता है जहाँ पर जिनशे काफी ज्यादा डर रही थी, मगर बुची उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, मैंने तो बस अपने डैड से तुम्हें बचाने के लिए वो सब झूठ बोला था। माना कि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता हूँ मगर मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। ये सुनकर जिनशे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। बुची कहता है कि वैसे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पागल बुढ़ा किसी मुर्दे को जिंदा क्यों करना चाहता है। ऊपर से ये उसकी काला जादू करने की टेक्निक, मुझे पता है कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही राजा से उसकी शिकायत कर दी है। तो वहीं जिनशे के बीट की मदद से ग्रैंड मास्टर फिर से युनशन के डैड को जिंदा करता है। यहाँ पर युनशन को तो ये लग रहा था कि ये मेरे डैड है, मगर ये तो वो शैतान था जो कि वापस से जिंदा होने के बाद सीधा युनशन पर हमला कर देता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 13 साल पहले जब सरहद पर युद्ध चल रहा था तो बैरोंग के कबीले के सरदार ने युनशन के डैड पर हमला कर दिया था। जैसा कि जिनशे ने पहले बताया था, सरदार के बॉडी के अंदर पहले से ही शैतान था। जब युनशन के डैड उसे मारते हैं
तो वो शैतान युनशन की डैड की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिनशे वहाँ पर मौजूद थी, उसने ये सब कुछ देखा था, इसलिए ये शैतान सबको मारे उससे पहले ही उसने उसे खत्म कर दिया। दूर से ये सारा नजारा ग्रैंड मास्टर देख रहा था, जिसने भी युद्ध में हिस्सा लिया था। यहाँ पर युनशन के डैड की लाश को देखकर उसे तो एक मौका मिल जाता है अपनी ये तंत्र विद्या यूज करने का। वेल ये सारी बातें ग्रैंड मास्टर युनशन को बता रहा था। वो कहता है कि शैतान दोबारा जिंदा हो गया है, वो भी मेरी इन तंत्र विद्या की मदद से। अब ये शैतान मेरे कंट्रोल के अंदर है और तुम सभी को मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। ये सुनकर युनशन को भी अब सच में अकल आ जाती है कि ये उसके डैड नहीं है बल्कि एक शैतान है। तभी वहाँ पर जिनशे आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे और युनशन के बीच में जो गलत फहमी थी वो क्लियर हो गई है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर काफी शॉक्ड होता है कि ये लड़की अपनी पावर कैसे यूज कर पा रही है, इसके अंदर से तो बीट निकाल दिया गया था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सू ने मरने से पहले अपना बीट निकाल कर जिनशे को दे दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जिनशे को अपना बीट देना होगा। वो कहता है कि मेरी फैमिली सदियों से सैंड के साथ शादी करते आ रही है, तो मेरे अंदर भी 9 टेल फॉक्स का खून है, तुम मेरा बीट यूज कर सकती हो। यहाँ मरने के टाइम पर भी सू को जिनशे की ही फिक्र हो रही थी और जिनशे अपने फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख पा रही थी। युनशन भी वहीं पर ही था एंड सू की मौत का दुख तो उसे भी होता है। दरअसल में युनशन तो ग्रैंड मास्टर की साइड कभी था ही नहीं। वो जानता था कि इविल स्पिरिट दूर से ही उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने जिनशे के साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव किया और उसने ये बात जिनशे को भी नहीं बताई कि वो बस ग्रैंड मास्टर की साइड होने का नाटक कर रहा है। जिस दिन जिनशे की बॉडी में से बीट निकाला गया था तब उसने सचमुच में बीट नहीं निकाला था, बल्कि सू का ही बीट ग्रैंड मास्टर को हैंड ओवर कर दिया था। और उसने जिनशे को बुची के साथ इसलिए जाने दिया क्योंकि वो जानता था कि अभी भी ये 9 टेल फॉक्स है और उसके अंदर उसकी पावर है, तो ये अपने आप को बचा सकती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। ग्रैंड मास्टर ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और अपने शैतान को तैयार करता है उससे फाइट करने के लिए। यहाँ पर जिनशे युनशन के डैड को खत्म कर देती है। उसकी बॉडी गायब होने के बाद उस शैतान की आत्मा वहाँ पर रह गई थी। ये देखकर ग्रैंड मास्टर उस आत्मा को अपने शरीर में समा लेता है। फिर तो ये पूरा पागल हो गया था। उसके बाद हमें इन तीनों की जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। युनशे इससे फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा जख्मी होकर मर गया था। उसके मरने के बाद जिनशे को काफी गुस्सा आता है। वो अपने 9 टेल फॉक्स के फॉर्म में आकर ग्रैंड मास्टर को एक ही वार में खत्म कर देती है और उसके एक ही वार से वो शैतान, उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई थी। ग्रैंड मास्टर और शैतान दोनों को ही हराने के बाद वो सीधा युनशन के पास आती है, जो कि अब मर चुका था। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियान और राजकुमारी यॉर्निंग, उसकी शादी हो गई थी और राजकुमारी प्रेग्नेंट भी थी। ये दोनों आज जिनशे से मिलने के लिए आए थे। ये घर वही है जहाँ पर युनशन बचपन में जिनशे के साथ बड़ा हुआ। जिनशे ने युनशन को बचाने के लिए 1 साल पहले ही अपना बीट निकालकर उसे खिला दिया था ताकि वो वापस से जिंदा हो सके, मगर 1 साल हो गया, उसे होश नहीं आया था। ऊपर से बीट निकलने के बाद जिनशे एक नॉर्मल इंसान बन गई थी। ये दोनों जिनशे से मिलने के बाद वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युनशन को होश आ जाता है। फिर कुछ सालों के बाद का हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती था। वो कहता है कि डैड तो मुझ जैसे छोटे बच्चे पर कभी ध्यान ही नहीं देते, उसे तो बस मेरी माँ की ही परवाह है, वो हमेशा ही माँ के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। इतना कहकर वो चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे वो छोटा था मगर काफी ज्यादा समझदार था। जिनशे को अपने बच्चे की काफी फिक्र हो रही थी। ये देखकर युनशन उसे कहता है कि माँ बनने के बाद तो तुम्हें बस अपनी बेटी की ही फिक्र है, मेरी तो तुम कभी फिक्र करती ही नहीं। ये बिल्कुल अपने बेटे की तरह बात कर रहा था। ये सुनकर वो उसके चिक पर किस करते हुए उसे आई लव यू कहती है, तो युनशन कहता है कि एक बार कहने से कुछ नहीं होता, मुझे ये तुम्हारे मुंह से बार बार सुनना है। फिर एक किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।